आज का हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन। काफी आप लोगों की डिमांड थी कि सर हम लोगों को हाइपरटेंशन पढ़ाइए आप लोग, तो हम लोग हाइपरटेंशन की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या होती है, उसके अलावा इसका क्लासिफिकेशन, इसकी ग्रेडिंग, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स एंड कॉजेस ऑफ हाइपरटेंशन, व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशंस, हाउ टू मेजर बीपी, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। उसके अलावा ट्रीटमेंट की बातें भी हम लोग करेंगे, और सुपरफिशियल बेसिस पर मैं आपको जो ट्रीटमेंट होता है वो यहाँ पर बताऊंगा। उसके अलावा आयुर्वेद के अंदर क्या मैनेजमेंट करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो इन सारी चीजों को हम लोग शुरू करेंगे। चलिए आप लोग मुझे ये बताइए, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग बीपी मेजर करते हैं उसका नाम क्या होता है? बीपी मेजरिंग मशीन का नाम क्या होता है? चैट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि बीपी मेजरिंग मशीन का नाम क्या होता है। बहुत अच्छा, काफी सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है, स्फिगमोमेनोमीटर। चलिए, सब बच्चों को स्पेलिंग भी काफी हद तक सही याद है। ठीक है। नॉर्मल बीपी क्या होता है, जो आप लोग पढ़ करके आए हैं? नॉर्मल बीपी क्या होता है? सब बच्चों का वही जवाब है, 120/80 mm ऑफ Hg। अगर मैं बोल रहा हूँ एक पेशेंट है, उसका बीपी 129 और 89 है, 129/89, तो इसको आप लोग नॉर्मल बोलोगे या हाइपरटेंसिव बोलेंगे? बताइए, नॉर्मल बोलेंगे या हाइपरटेंसिव बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे। बहुत अच्छा। अभी ये मैं आपको ग्रेडिंग बताऊंगा कि इसको आप लोग नॉर्मल बोलेंगे या हाइपरटेंसिव बोलेंगे। वो सारे आज का हमारा टॉपिक है, पूरी ग्रेडिंग में आपको बताऊंगा। ठीक है। उसके अलावा एकदम बेसिक क्वेश्चंस मुझे आप लोग और बताइए, जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है, क्योंकि एनाटॉमी के क्वेश्चन से आप लोग पढ़ करके आ रहे हैं, तो थोड़ी एना भी रिवाइज हो जाएगी, थोड़ी फार्मा भी रिवाइज हो जाएगी, और क्लिनिकल तो हम लोग अभी पढ़ेंगे ही। आप लोग मुझे ये बताइए, जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है या डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लड कैरी करती है? पल्मोनरी आर्टरी कैरी व्हाट टाइप ऑफ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड? दोनों तरीके के आंसर्स देखने को मिल रहे हैं। ऑक्सीजनेटेड भी देखने को मिल रहा है, डी ऑक्सीजनेटेड भी देखने को मिल रहा है। देखिए, ये बिल्कुल नीट लेवल का, पीएमटी लेवल का क्वेश्चन है। हमारी पल्मोनरी आर्टरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। जिन बच्चों को याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है वो याद कर लें। उसके अलावा पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को कहां से कहां लेकर जाती है? अब आप लोग मुझे ये बताइए, पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को कहां से कहां तक लेकर जाती है? बताइए, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। हार्ट से लंग्स तक लेके जाती है, और हार्ट में भी कहां से निकलती है? राइट वेंट्रिकल से निकलती है। बहुत अच्छा। ठीक है। और एक हमारी पल्मोनरी वेन होती है, वो कैसा ब्लड कैरी करती है? पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड, वो ब्लड को कहां से कहां पर लेके जाती है? वो ब्लड को कहां से कहां पर लेके जाती है? ठीक है, लंग्स से लेफ्ट एट्रिया में। ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पता है, और अब मैं अपनी आगे की बातें शुरू करता हूँ। स्क्रीन लगाता हूँ और हम लोग चलते हैं स्क्रीन पर, आगे की बातों को शुरू करते हैं। चीजें काफी आसान और मजेदार रहने वाली हैं। 30 से 40 मिनट का लेक्चर रहेगा, और हम सारी बातों को फटाफट फटाफट कवर करेंगे। आइए। इससे पहले हम लोगों ने डेंड्रफ कवर किया है, सेवरिक डर्मेटाइटिस कवर किया है, टाइफाइड कवर किया है, डेंगू, मलेरिया, ये सारे टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। सारे टॉपिक हमारे ऐप पर अपलोडेड है। जिन बच्चों ने बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड नहीं किया है, आज ही बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करें। सारी चीजें आपको बीइंग डॉक्टर ऐप पे अवेलेबल मिलेंगी, रिकॉर्डिंग, नोट्स, ये सारी चीजें। चलिए, हाइपरटेंशन तो शुरू करते हैं। हाइपरटेंशन बिल्कुल डेफिनेशन से मैं आपको बताऊंगा कि हाइपरटेंशन क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो हाइपरटेंशन जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्लड प्रेशर के बारे में बताना चाहूंगा कि ये ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक ही है ब्लड प्रेशर। तो हेडिंग डालते हैं आज की टॉपिक की, ब्लड प्रेशर एंड हाइपरटेंशन।
ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बीपी की डेफिनेशन बताऊंगा कि ये ब्लड प्रेशर होता क्या है। देखिए, आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर आर्टरी होती है और आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो करता है। अब जो ब्लड फ्लो करता है वो आर्टरी की वॉल पे एक प्रेशर एग्जर्ट करता है, धक्का मारता है। उसी को हम लोग आर्टरियल ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं इस बात को, ब्लड प्रेशर। और इसके अंदर भी हम लोग बात कर रहे हैं आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, तो लिखते हैं आर्टीरियल ब्लड प्रेशर is defined as the स्क्रीन शो हो रही है, arterial blood pressure is defined as the lateral pressure exerted by the column of blood। एक बार अभी और समझाऊंगा, परेशान मत होइए। इन वॉल ऑफ आर्टरीज, देखिए डायग्राम से समझने का प्रयास करिएगा। मैंने कहा ये आपकी ब्लड वेसल है, इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। अब जब ब्लड इसके अंदर फ्लो करता है तो वो आसपास की दीवारों पर एक धक्का मुक्की करता है। आप इमेजिन करिए कि आप अपने कॉलेज में जा रहे हैं, गैलरी में या कॉरिडोर में भीड़ है और भीड़ की वजह से आप लोग दीवारों से टकरा रहे हो और दीवार पे एक प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हो और उसी प्रेशर को अपन लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से कि ये जो ब्लड है ये यहाँ पर प्रेशर एग्जर्ट करेगा इस तरीके से बाहर की साइड, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब इसी सिंपल लाइन को मैं नीचे दूसरी डेफिनेशन के माध्यम से लिखना चाहूंगा। द प्रेशर इज एग्जर्टेड व्हेन ब्लड फ्लो थ्रू द आर्टरीज। ठीक है, जनरली जब भी हम लोग ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं प्रेशर इन आर्टरीज। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द ब्लड प्रेशर इन आर्टरीज और वेन्स, तो आपको बात करना है द प्रेशर इन आर्टरीज इज जनरली नोन एज ब्लड प्रेशर। यानी हम लोग आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, तो इस बात को भी लिख देते हैं, जनरली ब्लड प्रेशर का मतलब यहां पर कहां किससे है, टू प्रेशर इन आर्टरीज। अब मैं आपको थोड़ा सा अपने दिल के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रिया है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, मैंने कहा यहां कहीं हमारे लंग्स होंगे, दोनों तरफ ही होंगे, और मान लेता हूं नीचे हमारी बॉडी है। ठीक है, तो ये हमारे लंग्स हैं
ये हमारी बॉडी है और ये हमारा प्यारा सा दिल है, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेकर जाती है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहां से? तो यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, मैं DO2 से लिखना चाहूंगा, ये राइट एट्रियम से आया है। अब राइट एट्रियम में कहां से आया है? तो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से आया है। अब आप कहेंगे सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा में कहां से आया है? तो इंफीरियर वेना कावा बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आती है और सुपीरियर वेना कावा ऊपर ब्रेन से या अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आती है। तो मैं यहां पर बनाना चाहूंगा वेना कावा और इससे क्या आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। DO2 एंड DO2। अब लंग्स से ये वाया पल्मोनरी वेन, तो मैं इसको मार्क कर देता हूं, दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। अब यहां से निकलेगी पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रिया में जाएगी, ठीक है, वाया पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी वेन और यहां से आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां पर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये नीचे आएगा और यहां से निकलेगा एओटा। क्या निकलेगा यहां से? एओटा। और एओटा पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई देगा और बॉडी से वापस से क्या निकलेगा? वेना कावा, जो ये थी, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके पहुंच जाएगी। दोबारा समझाऊंगा, अभी पूरा समझिएगा। ये पता होना चाहिए आपको, पूरा एक बेसिक सर्कुलेशन है, होता क्या है। मैंने कहा ये हमारा हार्ट है, 4 चैम्बर्ड, राइट एट्रिया, नीचे राइट वेंट्रिकल, बगल में लेफ्ट एट्रिया, देन लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट वाला पोर्शन होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने अंदर जगह देता है। जो राइट वाला पोर्शन होता है इसका सीधा सीधा जो कॉन्टेक्ट होता है, बॉडी से तो ब्लड लेगा और लंग्स को ब्लड देगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से लेगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को देगा, ठीक है। अब इधर क्या होगा? लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी को मिल रहा है। अब इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आ रहा है? लंग्स से आ रहा है, ठीक है। अब एक डायग्राम तो हमारा ये हो गया, एक डायग्राम और समझिए, थोड़ा इसको सिंपल कर देते हैं। सिंपल कैसे करेंगे? अब स्क्वायर की फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारा लंग्स, ये हमारी बॉडी, ठीक है। अब देखिए आप लोग, मैं बताऊंगा, आप लोग बताएंगे, मैं मार्क कर रहा हूं। ये क्या होना चाहिए? राइट वेंट्रिकल लंग्स से किसके थ्रू कनेक्ट होता है? बताइए, क्या नेमिंग कर दूं इसकी? बताइए चैट सेक्शन में, क्या नेमिंग कर दूं? ऊपर पढ़ा चुका हूं, डायग्राम को सिंप्लीफाई कर रहा हूं। बहुत अच्छा, सब बच्चे बता रहे हैं। पल्मोनरी आर्टरी, बिल्कुल। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है जो लंग्स तक जाती है। अगर आप ये बता पा रहे हैं मतलब ऊपर वाला डायग्राम आपको समझ में आ गया है। पल्मोनरी आर्टरी। अब इसको क्या मार्क कर दूं, ये बगल वाले पड़ोसी को? बताइए क्या मार्क कर दूं? लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी का कनेक्शन किसके थ्रू होता है? बताइए। बहुत अच्छा, एओर्टा। मुझे उम्मीद थी आप लोग गलती करेंगे और पल्मोनरी वेन बता देंगे।
जबकि ऐसा नहीं किया। बहुत ही अच्छा, ठीक है, ये आपको यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब होता क्या है, जो हमारा एओर्टा होता है, एओर्टा से ही निकलती है ब्रैकियल आर्टरी। क्या निकलती है? ब्रैकियल आर्टरी। क्या निकली यहां से? ब्रैकियल आर्टरी। ठीक है, अब जो ब्रैकियल आर्टरी होती है, यहीं पर हम लोग बीपी को मेजर करते हैं। जो आपकी ब्रैकियल आर्टरी है, यहीं पर हम लोग बीपी को मेजर करते हैं, जो कि अप्रोक्स 120/80 mm ऑफ Hg आता है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि अगर इस आर्टरी के अंदर बीपी बढ़ जा रहा है, नॉर्मल आपका 120/80 आया, इससे ज्यादा हो जा रहा है, वो ग्रेडिंग मैं भी आपको बताऊंगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टमिक हाइपरटेंशन। सब लोग लिख दीजिए, क्या नाम बताया? सिस्टेमिक हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक हाइपरटेंशन। आगे देखते हैं, और इसी को हम लोग बोल देते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। अब मैंने कहा ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, ये क्या है? आपकी पल्मोनरी आर्टरी है। अगर इसके अंदर बीपी बढ़ जाता है, नॉर्मल रहता है 20/10, नॉर्मल क्या रहता है? 20/10 mm ऑफ Hg। ये पल्मोनरी आर्टरी का है 20/10। अगर इससे ज्यादा बढ़ जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं? लिख दी सब लोग, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। ठीक है, अब मैं आपको जो यहां पर मैं आपको बता रहा था कि बीपी से जब जनरली हम लोग क्या समझते हैं? आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आर्टीरियल ब्लड प्रेशर कितने टाइप्स का होता है। तो आइए, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, इसके अंदर हम किस किन चीजों को देखते हैं, क्या क्या इंक्लूड करते हैं? आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। देखिए, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एक बार टर्म्स पता चल जाएंगे तो चीजें आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। तो पहला इसके अंदर आता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सब नाम आपको सुने सुने लगेंगे, जो नया लगेगा वो मैं आपको बताऊंगा। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। दूसरा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और एक होता है पल्स प्रेशर। हो सकता है आप लोग पल्स प्रेशर को ना जानते हो, तो पल्स प्रेशर में कुछ नया नहीं करना है, सिस्टोलिक में से डायस्टोलिक को घटा देना है। तो जो निकल के आता है वो पल्स प्रेशर निकल के आता है, दैट इज 40 mm ऑफ Hg। ठीक है, और एक हमारा चौथा होता है मीन आर्टेरियल प्रेशर। ठीक है, इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं MAP। जो लोग आईसीयू में गए होंगे उन्होंने देखा होगा, जो आपका स्क्रीन होता है या मॉनिटर होता है, जिसमें बीपी भी चल रहा होता है, साथ में MAP भी आता है। MAP, एक बार जाइएगा आप लोग और देख करके आइएगा कि वहां पर MAP लिखा हुआ आता है। जो बीपी होता है इसमें जो दो डिजिट होती है 120/80, तो जो ऊपर वाली डिजिट होती है ये आपका सिस्टोलिक दिखाती है, और जो नीचे वाली डिजिट होती है ये आपका डायस्टोलिक दिखाती है। तो ऊपर वाला सिस्टोलिक और नीचे वाला डायस्टोलिक। अब थोड़ा थोड़ा इनकी डेफिनेशन जानना चाहो तो डेफिनेशन नीचे ही लिख देता हूँ फटाफट फटाफट। जैसे पहले सिस्टोलिक की लिख देता हूँ, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसकी डेफिनेशन, अगर क्योंकि फिजियोलॉजी में आपका जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे पूछा जाता है सिस्टोलिक की डेफिनेशन, सेकंड ईयर में फार्मा के अंदर काम आता है, क्लिनिकल में काम आता है, और थर्ड ईयर फाइनल ईयर में आपकी मेडिसिन में टॉपिक आता है। यानी बच्चा किसी भी ईयर का क्यों ना हो, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो इट इज डिफाइंड एज द, ये क्या है? मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड इन आर्टरी ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ हार्ट। सिस्टोल क्या होता है?
जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, सिस्टोली बोलते हैं। तो सिस्टोली के दौरान जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस टाइम पर जो आर्टरी में एकदम से भगदड़ मचेगी। आप इमेजिन करिए, हमारा ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, एकदम से दबा, जब दबेगा तो सारा ब्लड नीचे की तरफ जाएगा, जब नीचे की तरफ ब्लड जाएगा एकदम से धक्का मुक्की बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा। तो इसी को बोलते हैं इट इज द मैक्सिमम ब्लड प्रेशर या इट इज द मैक्सिमम प्रेशर exerted by the blood on the artery during systole of heart। सिस्टोली के दौरान, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ब्लड का प्रेशर जो दीवारों पर पड़ रहा है आर्टरी की है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो लिखते हैं मैक्सिमम प्रेशर exerted in arteries during systole of heart। ठीक है, नॉर्मल कितना होता है, 120 होता है, वो ऊपर हम लोग देख चुके हैं। अब बात करते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में। डायस्टोलिक, ये क्या होता है, वो मैक्सिमम था, ये मिनिमम होता है। मैक्सिमम क्यों था, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, सिस्टोलिक की वजह से। मिनिमम कब होगा, जब ये चेंबर रिलैक्स कर जाएगा, कोई प्रेशर ही नहीं है, रिलैक्स कर गया, बिल्कुल एकदम ढीला डाला सा पड़ा है, रिलैक्स। तो लिख देते हैं मिनिमम प्रेशर exerted in artery during diastole, यानी रिलैक्स के दौरान। मिनिमम प्रेशर exerted in arteries during diastole। ठीक है, तीसरा था हमारा पल्स प्रेशर। तो इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। 40 आया था, ऊपर लिख दिया था। अब हम बात करेंगे मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, जिसको हम लोग एमएपी बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी को मीन बीपी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, मीन बीपी। होता क्या है, देखिए, ये बेसिकली हमारी आर्टरी के अंदर एक एवरेज प्रेशर है। जैसे मेरी बात को आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। मैंने कहा भारत में कोई व्यक्ति है, वो 5 लाख रुपए महीने कमा रहा है, पर 5 लाख पर मंथ। कोई व्यक्ति है जो 40,000 रुपए, 40,000 पर मंथ कमा रहा है। यानी हर व्यक्ति की इनकम अलग अलग है। लेकिन अगर आप गूगल पर डालो एवरेज इनकम ऑफ एन इंडियन, तो एक एवरेज इनकम निकल के आ जाएगी। वो हो सकता है इन दोनों के बीच में लाई करे, और हो सकता है 40 के पास लाई करे, और हो सकता है 40 के भी नीचे लाई करे। तो वो एवरेज इनकम है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। यानी इट इज एन एवरेज प्रेशर exerting in the arteries बट इट इज नॉट एन एरिथमेटिक मीन। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को जोड़ करके डिवाइड बाई 2 कर दें। भाई मैंने कहा कि 5 लाख एक जना कमा रहा है, दूसरा 40,000 कमा रहा है, आपको एवरेज इंडियन पैसा निकालना है। तो इसका मतलब ये थी ना कि 5 लाख और 40,000 को जोड़ करके आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो ऐसे क्या एवरेज इनकम निकल आएगी इंडियन की, नहीं निकल करके आएगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भले ही ये एक एवरेज प्रेशर है आर्टरी के अंदर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को जोड़ करके 2 से डिवाइड दे देंगे। इसका एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला होता है, वो फिलहाल आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिलहाल आप इतना जान लीजिए, इट इज द एवरेज प्रेशर एक्सर्टिंग इन द आर्टरीज बट इट इज नॉट द एरिथमेटिक मीन ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। यानी ये एक सामान्यता, एक औसतम, एक एवरेज प्रेशर है जो आर्टरी के अंदर बना रहता है। लेकिन इसका मतलब ये कतई बिल्कुल नहीं है कि आप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को जोड़ के 2 से डिवाइड दे दोगे, यानी एरिथमेटिक मीन निकाल दोगे, बिल्कुल गलत। तो मैं इस बात को लिख देता हूं, इट इज एन एवरेज प्रेशर exerting in the arteries
but it is not the arithmetic mean. But it is not arithmetic mean of systolic and डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा हाइपरटेंशन के बारे में बताना चाहूंगा। बीपी के बारे में मैंने काफी सारी बातें बता दी। मेजर करने के लिए जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है ये स्फिग्मोमैनोमीटर है, आप लोगों ने देखा होगा और काफी सारे बच्चों ने बीपी मेजर भी किया होगा। किसी दिन बीपी मेजर करने के लिए अपन लोग अलग से लेक्चर लेंगे, उसकी सीरीज बिल्कुल प्रिपरेशन में है। सारी चीजें हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे। जैसे आपको पता है कि 4 स्टेप होते हैं असेसमेंट के, पहले इंस्पेक्शन, फिर पाल्पेशन, फिर परकसन, फिर ऑस्कल्टेशन। ठीक है, पेशेंट सबसे पहले आपके पास आता है, सबसे पहले आपको हिस्ट्री टेकिंग होता है, पेशेंट की हिस्ट्री लो, जनरल एग्जामिनेशन होता है, फिर सिस्टमिक एग्जामिनेशन होता है। बिल्कुल हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे। अभी मैं चाह रहा हूँ कि कुछ मोटे मोटे टॉपिक हमारे खत्म हो जाए, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, थायराइड हम लोग कर चुके हैं, काफी सारे फीवर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। अब मैं आपको बताता हूं हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन का मतलब क्या है? हाइपर मतलब होता है ज्यादा, टेंशन मतलब तनाव। आर्टरी के अंदर तनाव ज्यादा है, स्ट्रेस ज्यादा है, ब्लड का प्रेशर ज्यादा है, धक्का मुक्की ज्यादा है। तो लिख देते हैं हाई बीपी अकॉर्डिंग टू एज एंड सेक्स। उस एज पे और पर्टिकुलर सेक्स में, मेल या फीमेल, उसके अकॉर्डिंग बीपी ज्यादा है। एडल्ट की बात करें तो जो नॉर्मल बीपी होता है ये लेस देन 120/80 रहता है। ठीक है, हाइपरटेंशन कब बोलेंगे? अभी ग्रेडिंग बताऊंगा, लेकिन आप मान के चलिए जब 120/80 से ज्यादा हो जाएगा तो अपन इसको हाइपरटेंशन बोलेंगे। अभी ग्रेडिंग प्रॉपर बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, अब ग्रेडिंग देखते हैं। तो एक तरफ डालते हैं बीपी कैटेगरी, एक तरफ सिस्टोलिक बीपी और एक तरफ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो पहला है हमारा नॉर्मल बीपी। कब बोलेंगे नॉर्मल है? तो आप लोग भी लिख सकते हैं चैट सेक्शन में, बताइए नॉर्मल में सिस्टोलिक कितना होना चाहिए। चैट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं नॉर्मल में सिस्टोलिक कितना होना चाहिए, लेस देन 120, और डायस्टोलिक कितना होना चाहिए, लेस देन 80। ठीक है, दूसरा हमारी जो कैटेगरी है दैट इज द एलिवेटेड बीपी। एलिवेटेड या इसी को प्री हाइपरटेंसिव कंडीशन बोलते हैं। यहां पर आप लोगों को डॉक्टर सलाह देता है कि परहेज से जीने लगो। परहेज का मतलब जितना भी नमक खाते हो आधा कर दो, थोड़ा टहलना स्टार्ट कर दो, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल से दूर हो जाओ। अप्रोक्स 120 टू 130, और ये मोर देन 80। तीसरी हमारी जो स्टेज आती है दैट इज द स्टेज 1 हाइपरटेंशन। स्टेज 1 हाइपरटेंशन, यहां पर जो बीपी है 130 से 140 की रेंज में आ जाएगा, और ये आपका 80 टू 89 या 90 मान लीजिए। ठीक है, फिर स्टेज 4, फोर्थ पॉइंट दैट इज स्टेज 2 हाइपरटेंशन। यहां पर जो सिस्टोलिक है 140 से ऊपर निकल जाएगा, और ये आपका 90 से ऊपर चला जाएगा। और नेक्स्ट हमारी है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, अभी आपको बताऊंगा, हाइपरटेंसिव अर्जेंसी एंड हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। दोनों के अंदर डिफरेंस भी आपको बताऊंगा। हाइपरटेंसिव क्राइसिस, यहां पर जो सिस्टोलिक होता है 180 से ज्यादा हो जाता है, 180 से ज्यादा हो जाता है, और जो डायस्टोलिक होता है ये 120 से ज्यादा हो जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस की, कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस होता क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर दो कंडीशन आती हैं और दोनों में डिफरेंस होता है, और वही आपको पहचानना है। आपको क्या लगता है सुन के,
हाइपरटेंसिव अर्जेंसी या हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, दोनों में से कौन ज्यादा खतरनाक है, कौन ज्यादा सीवियर है, बताइए। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी एंड इमरजेंसी, बताइए कौन सा ज्यादा सीवियर लग रहा है आपको सुनने में। अर्जेंसी या इमरजेंसी? अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए, दोनों के अंदर बीपी 180 बाई 120 रहता है, इससे ज्यादा ही रहता है। बीपी इज मोर देन 180 बाई 120। यहां पर भी बीपी इज मोर देन बाई 180 बाई 120। ठीक है, लेकिन अर्जेंसी के अंदर कोई भी एंड ऑर्गन डैमेज नहीं होता है, यानी ऑर्गन के अंदर डैमेज देखने को नहीं मिलता है। तो लिख देते हैं, बट स्टिल, यानी इतना हाई बीपी होने के बाद भी ऊपर वाले का शुक्र है कि किसी ऑर्गन को कोई डैमेज नहीं पहुंचा है। नो एंड ऑर्गन डैमेज प्रेजेंट। ठीक है, जबकि यहां पर क्या है, एंड ऑर्गन डैमेज मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कैसे पहचानेंगे एंड ऑर्गन डैमेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये हम पहचानते हैं क्लिनिकल फीचर्स के आधार पर। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि आपका जो रीनल सिस्टम है, किडनी है, वो डैमेज हो गई है, तो आप कैसे पहचानोगे? किडनी अगर फेल हो गई है या किडनी काम नहीं कर रही है ड्यू टू हाई बीपी, तो यूरिन आउटपुट बहुत कम हो जाएगा या हो सकता है खत्म भी हो जाए। प्रोटीन यूरिया देखने को मिल सकता है, उसके अलावा ऑलिगो यूरिया देखने को मिल सकता है। अगर रीनल सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो हम समझेंगे एंड ऑर्गन डैमेज प्रेजेंट है, एंड इट इज द केस ऑफ हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। उसके अलावा अगर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा, वो डैमेज हो जाएगा, तो पेशेंट के अंदर सीजर, कन्वर्जेंस, कोमा, कंफ्यूजन, डिजीनेस, हेडक, ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। पेशेंट का अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो सीवियर कार्डियक पेन या चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है। उसके अलावा कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक फेलियर, ये सारी चीजें वहां पर देखने को मिल सकती हैं। तो एंड ऑर्गन फेलियर को पहचानना है तो आप लोग सीवीसी कराइए। सीरम क्रिएटिनिन देखिए, अगर किडनी फेल हो रही होगी तो सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ मिलेगा, ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ मिलेगा, यूरिन आउटपुट नहीं मिलेगा। उसके अलावा यूरिन एनालिसिस कराएंगे तो वहां पर प्रोटीन देखने को मिल सकता है। उसके अलावा आरबीएस कराइए। उसके अलावा आप लोग ब्रेन के लिए इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं, सीटी करा सकते हैं, जैसा भी पेशेंट्स की कंडीशन हो और पेशेंट के सिम्टम रिप्रेजेंटिंग फीचर आपके सामने आए। तो लिख सकते हैं अर्जेंसी के अंदर कोई एंड ऑर्गन डैमेज नहीं है, इमरजेंसी के अंदर एंड ऑर्गन डैमेज प्रेजेंट है। अब आप मुझे बताइए, अर्जेंसी के अंदर एंड ऑर्गन डैमेज प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर खाने वाली दवाइयों से काम चलेगा या बोतल लगानी पड़ेगी, आईवी ड्रग्स देनी पड़ेगी, बताइए। अर्जेंसी के अंदर खाने वाली दवाइयों से काम चल जाता है, बहुत अच्छा, ओरल ड्रग्स। जबकि यहां पर जब एंड ऑर्गन डैमेज प्रेजेंट है तो क्या करना पड़ेगा, आईवी ड्रग्स। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। अब जो हाइपरटेंसिव अर्जेंसी होती है, क्योंकि एंड ऑर्गन डैमेज नहीं है तो पेशेंट क्या होता है, स्टेबल होता है। पेशेंट क्या होता है, स्टेबल। तो पेशेंट इज स्टेबल। जबकि यहां पर क्या है, एंड ऑर्गन डैमेज प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल, ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो हाई बीपी की वजह से दिमाग की नसें फट जाती है, हम बोलते हैं स्ट्रोक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है जैसा कि मैंने आपको बताया था, और हमारी आंखों के अंदर जो रेटिनल वेसल्स हैं उनका हेमरेज हो सकता है, विजुअल इश्यू आ सकते हैं। तो लिख देते हैं, रेटिनल हेमरेज। आंखों के अंदर जो रेटिनल वेसल्स हैं वो ब्लीड कर सकती हैं, रेटिनल हेमरेज। तो इसकी वजह से क्या होगा, विजुअल इश्यू, देखने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताऊंगा बीपी के रिस्क फैक्टर्स। आपको सबको पता है काफी सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि ओबेसिटी, मोटापा, आदि बीमारियों की जड़ तो यही है। उसके अलावा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लो फिजिकल एक्टिविटी, पूरे दिन बैठे रहना, खाते रहना, एज के हिसाब से भी होता है।
जेनेटिक्स भी होता है कि मम्मी पापा किसी को है, उसके अलावा ज्यादा नमक खाने की वजह से भी होता है, स्ट्रेस की वजह से भी होता है, एल्कोहल की वजह से भी होता है और स्मोकिंग की वजह से भी होता है। देखिए ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो स्ट्रेस से ना हो सकती हो, तो अपनी जिंदगी से स्ट्रेस को दूर रखा करें, ठीक है। तो कहा भी जाता है, एक शायरी है कि अगर खोल लिया होता दिल यारों के साथ तो खुलवाना ना पड़ता औजारों के साथ। तो आप भी अपने दोस्तों के साथ चिल करा करिए, एंजॉय किया करिए, हमेशा खुश रहा करिए, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरथायरिज्म, ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो आप लोगों को शायरी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने सोचा है कि रोज क्लास में एक शायरी सुनाया करूंगा और अगले दिन आप लोगों से सुना करूंगा, क्योंकि अब मुझे पढ़ाई लिखाई छोड़ करके शायरी वाला काम स्टार्ट करना है, ठीक है। चलिए, और रिस्क फैक्टर्स मैं आपको बताता हूँ। पूरी क्लास में आप लोग शांत थे, लेकिन जैसे ही शायरी आई आप लोग खिलखिला उठे। अंशुल कह रहे हैं वो मुझे अप्रिशिएट करेंगे इस काम के लिए। चलिए, हाइपरटेंशन की कुछ और भी रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि वेस्टर्न फूड कल्चर हमारे इंडिया में आजकल बड़े जोरों पर है। बर्गर है, पिज्जा है, चाउमीन है, मोमोज है, फैशन बन गया है। आजकल अगर कोई समोसे खाता है या पकौड़ी खाता है तो हम समझते हैं लो स्टैंडर्ड है, लेकिन अगर वो बर्गर खा रहा है, मोमोज खा रहा है, तो आप समझते हैं कि यार ये तो हाई स्टैंडर्ड है। तो आपको ध्यान रखना है कि इन सारी चीजों को अपनी डाइट से हटा देना है। एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक, ये सारी चीजें। आपको बताना चाहूंगा हाइपरटेंशन दो तरीके का होता है। एक तो होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन और एक होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन उसको बोलते हैं जिसका कोई एग्जैक्ट कारण नहीं पता है, जिसका एग्जैक्ट कारण नहीं पता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन उसको बोलते हैं जिसका कारण पता है। जैसे किसी की किडनी खराब हो गई, किडनी से आपको पता है रेनिन हार्मोन निकलता है, जेजीए से, जंक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस से, तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन डेवलप हो जाता है, तो उसका इलाज कर सकते हो, कारण पता है। कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हो गई, लिवर की प्रॉब्लम हो गई, यानी जब आपको कारण पता है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन के आप मुझे बताइए, जितने भी ये बता रहे हैं, ये कॉज है या रिस्क फैक्टर है, क्या बोलना अच्छा रहेगा? जितने भी मैं आपको ये बता रहा हूं, दीज ऑल आर द कॉजेस और रिस्क फैक्टर। बताइए क्या बोलना ज्यादा सही रहेगा? कॉज बोलना सही रहेगा या रिस्क फैक्टर बोलना सही रहेगा? रिस्क फैक्टर बोलना ज्यादा सही रहेगा। भाई प्राइमरी का मतलब क्या है? जिसके कारण आप ना बता सको। प्राइमरी का मतलब क्या है? जिसका कारण आप लोग ना बता सको। तो आप कॉजेस कैसे बोल सकते हो उसको? आपने सुना होगा काफी सारे पेशेंट्स को कि सर मेरे घर में भी किसी को डायबिटीज नहीं है, शुगर नहीं है, मैं मीठा भी नहीं खाता हूं, दुबला पतला हूं, फिर भी मुझे डायबिटीज हो गई, फिर भी मुझे शुगर हो गई। आखिर क्यों? कोई कारण नहीं पता। हम कहते हैं इडियोपैथिक है, या फिर आयुर्वेद वाले कहते हैं पूर्व जन्म के कर्म है तुम्हारे। तो जिसका कारण नहीं पता उसको हम लोग बेसिकली बोल रहे हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन, और जिसका कारण पता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा अंतर पता होना चाहिए। स्मोकिंग वगैरह बड़े ज्यादा प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग स्मोकिंग करने लगो, कि सर किसी को भी हो सकती है तो क्यों ना हम लाइफ को चिल करें और फिर अपने अंदर हाइपरटेंशन ले। तो आपको इतना भी चिल नहीं करना है, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात भी करेंगे हम लोग कल, हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, इमरजेंसी, इमरजेंसी ड्रग्स भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आज का लेक्चर जो बेसिक लेक्चर था आपको पता होना चाहिए, और ग्रेडिंग आपको पता होनी चाहिए, बीपी का मतलब आपको पता होना चाहिए, आर्टेरियल प्लस ब्लड प्रेशर पता होना चाहिए, सिस्टोलिक पता होना चाहिए, डायस्टोलिक पता होना चाहिए। सिस्टोलिक क्या था? मैक्सिमम ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग सिस्टोली ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। डायस्टोलिक क्या था? मिनिमम ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग रिलैक्सेशन और डायस्टोली ऑफ हार्ट। ठीक है, तो ब्लड जब आर्टरी में जाता है, धक्का मुक्की करता है, उसी को ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जनरली हम लोग आर्टेरियल ब्लड प्रेशर की हम लोग बात करते हैं, ये सारी बात है। तो कल हम लोग ट्रीटमेंट की, ड्रग्स की, इन सारी पेशेंट की बातें करेंगे। उसके अलावा कुछ प्रिस्क्रिप्शन भी मैं आप लोगों को लिख करके दूंगा, जो हम लोग एलोपैथ की ओपीडी में देते हैं। यानी कोई पेशेंट आ रहा है अपनी बीपी की दवाइयां लेकर के, तो मैं आपको बताऊंगा कि पेशेंट को कैसे कैसे बीपी की दवाइयां लिख सकते हैं। तो बिल्कुल आप परेशान ना हो, पेशेंट इंटरेक्शन भी आपके साथ कराया जाएगा और पेशेंट्स की दवाइयां भी आपको बताई जाएंगी। बल्कि आप लोग भी पूछ सकते हैं अपनी रिपोर्ट भेज के, या अपने पेशेंट्स की मेडिसिन भी आप लोग पूछ सकते हैं कि सर पेशेंट का बीपी इतना है, ये हिस्ट्री है, तो और कोई कोमोर्बिडिटी तो नहीं है। जैसे कई बार पेशेंट को रीनल फेलियर होता है तो सोच समझ के दवाइयां देनी होती है, सारी दवाइयां नहीं दे सकते हैं। उसके अलावा कई सारे पेशेंट्स को डायबिटीज होती है, तो उनको ऐसी दवाइयां देनी पड़ती हैं जो सुरक्षित दवाइयां हो, किडनी को नुकसान ना करें, लिवर को नुकसान ना करें, ये सारी चीजें। तो मेरे क्लास में मजा आया होगा। ठीक है, मिलते हैं कल, आइए चैट सेक्शन में।
बताइए भाई, सब लोग समझ में आया? यस और नो? क्लास समझ में आई? क्लास में मजा आया? कितने बच्चे ऐसे थे जो आज क्लास में पहली बार आए हैं? कितने बच्चे ऐसे थे जो क्लास में आज फर्स्ट टाइम आए हैं? काफी सारे बच्चे ऐसे थे। नील, लालू, प्रवीण, अलीशा, जयप्रकाश, ज्योति, काफी सारे बच्चे ऐसे हैं। सेजल, पुनीत। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। टेक केयर, सी यू टुमारो। कल आप लोग आए, इसका ट्रीटमेंट बताऊंगा और इन सारे पोर्शन को रिवाइज भी करवाऊंगा, तो आप लोग आए, अपने दोस्तों को लेकर के आए।